नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं राकेश सर। आज हम लोग दोस्तों बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। उस टॉपिक का क्या नाम है दोस्तों? वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था। ठीक दोस्तों, देखिए दोस्तों, वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था को हम लोग समझते हैं। यहाँ देखिएगा, सबसे पहला पॉइंट देखिएगा दोस्तों, जब बालक 5 वर्ष का हो जाता है तो उसका चूड़ाकरण संस्कार होता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि जब वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था की बातें बता रहा हूं दोस्तों, जब बालक क्या होता है 5 वर्ष का हो जाता है तो उसका क्या होता है दोस्तों? चूड़ाकरण संस्कार होता है। ठीक दोस्तों, और जिसे चूड़ाकरण संस्कार को एक और नाम से जाना जाता है, जिसे विद्यारंभ संस्कार भी कहा जाता है। ठीक दोस्तों, उसके बाद आते हैं पॉइंट नंबर 2 में, जिसके पश्चात शिक्षा व्यवस्था घर पर प्रारंभ की जाती थी। ठीक, मतलब पहले क्या होगा, 5 वर्ष का बालक हो जाता है तो उसका चूड़ाकरण संस्कार होता है, जिससे विद्यारंभ संस्कार भी कहते हैं। फिर उसके बाद शिक्षा व्यवस्था घर पर प्रारंभ की जाती थी। अब देखिए क्या होता है, अब बालक जब 8 वर्ष का हो जाता है तब उसको क्या किया जाता है? गुरुजी के आश्रम में भेज दिया जाता था। ठीक दोस्तों, यहाँ पे आपने देखा, लिखा भी है मैंने, जब बालक 8 वर्ष का हो जाता है तो गुरु के आश्रम में भेज दिया जाता है। उसके पश्चात वहां पर उसका क्या होता है दोस्तों? उपनयन संस्कार होता है। वहां पर उसका क्या होता है दोस्तों? उपनयन संस्कार होता है, और उपनयन संस्कार के बाद उसकी शिक्षा प्रारंभ की जाती है। देखिए दोस्तों, उसके बाद क्या करते हैं, गुरुजी सबसे पहले गायत्री मंत्र का उपदेश देते हैं। गुरुजी सबसे पहले गायत्री मंत्र का उपदेश देते हैं। ठीक दोस्तों, सॉरी दोस्तों, यह जो शिक्षा चलती है वह 12 वर्षों तक लगातार चलती है। फिर उसके बाद क्या होता है दोस्तों? शिक्षा प्राप्ति के बाद बालक का क्या होता है? समावर्तन संस्कार होता है। ठीक दोस्तों, उसके बाद बालक क्या होता है? घर आ जाता है, और घर पर वो क्या करता है? अपना गृह जीवन व्यतीत करता है। ठीक, तो आपने क्या जाना, जब बालक 5 वर्ष का हो जाता है तो उसका चूड़ाकरण संस्कार होता है, और चूड़ाकरण संस्कार को विद्यारंभ संस्कार भी कहा जाता है। इतना क्लियर हो गया। फिर उसके बाद क्या होता है? उसके बाद चूड़ाकरण संस्कार होने के बाद वह घर पर शिक्षा उसकी प्रारंभ हो जाती है, और जब बालक 8 वर्ष का हो जाता है तो उसको गुरु के आश्रम में भेज दिया जाता है, और गुरु के आश्रम में जब जाता है तो वहां पर उसका उपनयन संस्कार होता है, और उपनयन संस्कार के बाद उसका क्या होती है? उसकी शिक्षा प्रारंभ हो जाती है, और गुरु जी उसको सबसे पहले गायत्री मंत्र का उपदेश देते हैं दोस्तों। ठीक, गायत्री मंत्र को उपदेश देते हैं। उसके बाद क्या होती है? उसकी शिक्षा 12 वर्षों तक चलती रहती है। अब देखिए उसके बाद क्या होता है, फिर जब शिक्षा प्राप्त की के बाद उसका क्या होता है? जब शिक्षा उसको प्राप्त हो जाती है तो उसका फिर समावर्तन संस्कार होता है, यहाँ की जैसा कि मैंने लिखा है। अब देखिए समावर्तन संस्कार होता है जब, तो बालक क्या होता है? अब समावर्तन संस्कार हो गया, शिक्षा प्राप्त हो गई, तब बालक क्या होता है? घर जाता है, और घर पर क्या करता है? अपना गृह जीवन व्यतीत करता है। ठीक दोस्तों, तो ये हमारे वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था थी। अब हम देखते हैं दोस्तों इसकी विशेषताएं। देखिए दोस्तों, वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था की विशेषताएं। देखिए दोस्तों, विशेषता में पहला पॉइंट सुनिएगा। पहला पॉइंट क्या है कि जो वैदिक कालीन शिक्षा थी वह बिल्कुल निःशुल्क थी। क्या थी दोस्तों? बिल्कुल निःशुल्क थी, और निःशुल्क थी। पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं, शिक्षा राज्य के नियंत्रण से बिल्कुल मुक्त थी। शिक्षा राज्य के नियंत्रण से मुक्त थी। ठीक, लेकिन राज्य का संरक्षण प्राप्त था। राज्य का संरक्षण प्राप्त था। ठीक दोस्तों, उसके बाद जो शिक्षा का माध्यम था वह कैसा था? मौखिक प्रदान की जाती थी शिक्षा। ठीक दोस्तों, और जो भाषा थी शिक्षा की वह क्या थी? संस्कृत थी। ठीक दोस्तों, संस्कृत थी। फिर से एक बार विशेषताएं में देखते हैं वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था की। शिक्षा क्या थी? बिल्कुल निःशुल्क थी। शिक्षा राज्य के नियंत्रण से मुक्त थी, किंतु राज्य का संरक्षण प्राप्त था, और शिक्षा मौखिक प्रदान की जाती थी। उसके बाद शिक्षा का जो माध्यम था वह संस्कृत था। ठीक दोस्तों, फिर अब हम दोष में चलते हैं। देखिए दोस्तों, दोष मतलब इसकी जो कमियां थी, देखिए पहला पॉइंट में क्या लिखा है? स्त्री तथा शूद्रों के लिए शिक्षा व्यवस्था नहीं थी। ठीक दोस्तों, ये देखिए कमियां हैं। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं, बाल मनोविज्ञान का समावेश नहीं था। ठीक दोस्तों, और पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं, शिक्षा केवल संस्कृत भाषा होने के कारण अन्य भाषाओं का विकास संभव नहीं था। हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर मान के चले शिक्षा का माध्यम केवल क्या था? संस्कृत था, तो ये बताइए अन्य भाषाओं का विकास कैसे होगा? ठीक है दोस्तों, तो ये सब इसके क्या है? वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था के दोष है। ठीक दोस्तों, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। इसके बाद हम लोग बौद्ध कालीन शिक्षा व्यवस्था को पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।